हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्पिंग एस्पिरेंट 360 में। मैं एसन सिंह आपके लिए क्लास 11th की ज्योग्राफी की सीरीज लेकर के आया हूँ। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम चैप्टर 2 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस चैप्टर को पढ़ के हम क्या समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर से हम समझते हैं कुछ अलग अलग थ्योरीज, जैसे कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में हमको इस चैप्टर से समझने में मिलता है। और फिर ये स्टार का फॉर्मेशन, प्लैनेट का फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मेशन एंड द प्लैनेट फॉर्मेशन, इसका प्रोसेस कैसे रहा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और फिर डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। अर्थ पे जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाइड्रोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और फिर लास्ट में ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो है लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये कुछ हमारे पॉइंटर्स हैं जो इस चैप्टर का मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम आपको ये सारी चीजें बता पाए, और इस चैप्टर से आपको ये सारी चीज लर्निंग मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम डाला है, कैसे इस तरीके से धीरे धीरे अर्थ का ओरिजिन हो रहा था। ये स्लो प्रोसेस है, इधर से ओरिजिन हो चुका है, बाकी इधर से अब ओरिजिन धीरे 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 ये हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं अभी कंप्लीटली हुआ नहीं है। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द अर्थ में हम समझते क्या है? इसमें दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड। ये जो दो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसमें सबसे पहला है इनिशियल प्रिंसिपल्स। इनिशियल प्रिंसिपल में गैसियस हाइपोथेसिस है, जो कि इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। सेकंड है नेबुला हाइपोथेसिस, जो कि लैपलेस के द्वारा दिया गया था। नोट करने वाली बात क्या है कि ओटो और ये कार्ल, इन दोनों ने जो है कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे नेबुलर हाइपोथेसिस में। और ये नेबुलर हाइपोथेसिस किन्होंने दिया था? लैपलेस जी ने द्वारा दिया था। तो लैपलेस जी का नेबुलर हाइपोथेसिस को बाद में कुछ मॉडिफिकेशन इनके द्वारा, कार्ल और फिर ऑटो सचमिट के द्वारा दिया गया। सेकंड हमारा ये मॉडर्न थ्योरी, जो कि बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये दो थ्योरी जो है यहाँ से हमारा मॉडर्न थ्योरी और ये इनिशियल प्रिंसिपल्स, ये दो ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। तो अब आइए देखते हैं आगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ का ये दोनों थ्योरी है क्या आखिर। हमें ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में ही पढ़ना है। अगर हम बात करें ये इनिशियल थ्योरी, इसमें गैसियस हाइपोथेसिस, जो इमैनुअल कांट कौन थे? एक जर्मन फिलोसफर थे। अगर आप लोग चाहेंगे इमैनुअल कांट के बारे में मैं डिटेल से बताऊं तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो डाल दूँ। अगर मैं इनकी बात करूं, इनके हिसाब से ये जो क्लाउड सॉलिड है, किससे बना हुआ है? सॉलिड क्लाउड मेड अप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। और ये जो गैस क्लाउड है धीरे धीरे कूल होने लगा था, किसकी वजह से? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इनका कहना ये है कि ये क्लाउड सॉलिड में जो है वो गैसियस और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। बाद में यही गैस क्लाउड स्टार्टेड कूलिंग, धीरे धीरे कूल हो गया था, किसकी वजह से? ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये धीरे धीरे कूल हुआ। फिर देर आफ्टर टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, वार्म क्लाउड बिगेन टू स्प्रेड। जो क्लाउड गर्म हो रहे थे वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे, एंड इट इज नाउ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस। और फिर वो सॉलिड से गैस।
देन इट स्टार्टेड टू स्पिन, और फिर धीरे धीरे वो घूमने लगा। और आफ्टर दिस द क्लाउड ब्रोक एंड बिकम अ प्लैनेट। मतलब उसके बाद ये क्लाउड टूटता है और फिर एक प्लैनेट बन जाता है। सेंटर जो होगा क्लाउड का, जिसको हम लोग नेबुला बोल रहे हैं, वो बन गया सन। इनका जो हाइपोथेसिस है इमैनुअल कांत का, जो कि मैथमेट उसके बाद फिर मैथमेटिशियन लैपलेस जो प्रेजेंट करते हैं, में कुछ मॉडिफिकेशन 1796 में, उसी को हम लोग नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। मतलब इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि एक क्लाउड जो सॉलिड में अभी है वो गैस और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, और ये गैस क्लाउड जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कूलिंग होता है इसका। बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वार्म क्लाउड धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है, और ये धीरे धीरे अब सॉलिड से गैस में बदलने लगता है और फिर घूमने लगता है। इसके बाद क्लाउड छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है और प्लैनेट बन जाता है, और इसका जो सेंटर पार्ट, जिसको नेबुला बोला गया है, वो सन बन जाता है। मतलब इन्होंने साफ शब्दों में ऐसा कुछ कह दिया। तो इस हाइपोथेसिस को, इनका जो इमैनुअल कांत का हाइपोथेसिस है, इसी हाइपोथेसिस को मैथमेटिशियन लैपलेस ने कुछ मॉडिफिकेशन करके 1796 में एक नया थ्योरी लेके आए, उसका नाम रखा इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस। तो उस समय के लिए तो यही माना गया, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हो रहा था यूनिवर्स का। तो हम देखते हैं आखिर ये नेबुलर हाइपोथेसिस। तो इनिशियल गैसियस हाइपोथेसिस जो था, उस पे हमको बस इतना ही जानने का जरूरत है। इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो हम इतना ही बताएंगे। हाँ, काफी। नेक्स्ट अगर हम देखें नेबुलर हाइपोथेसिस, ये नेबुलर हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, प्लैनेट जो फॉर्म हुआ है वो कहाँ से, क्लाउड से ही हुआ है, लेकिन स्लोली रोटेटिंग मटेरियल। इससे किससे बना बोल रहा है, बिग क्लाउड इन स्पेस, स्पेस में लगभग 4.6 मिलियन ईयर्स अगो जो है एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस हुआ करता था, गैस और डस्ट का था, जो फ्लोट कर रहा था स्पेस में। इसी को इन्होंने नेबुला बोला। मतलब एक बड़ा सा क्लाउड जो है, इसका डस्ट और गैस का बना हुआ था, वो फ्लोट कर रहा था, उन्होंने नेबुला बोला। ये क्लाउड धीरे धीरे कोलैप्स हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, और उसको बाद में एंड इट वाज पुल्ड टुगेदर, और वो साथ में पुल्ड हो गया ग्रेविटी। अब क्या कह रहे हैं, रोटेशन एंड फ्लैटनिंग। मतलब जैसे जैसे क्लाउड कोलैप्स होते गया, वो बिगिन टू रोटेट फास्टर एंड फ्लैटन इनटू अ डिस्क शेप। मतलब वो तेजी से रोटेट करने लगा, और वो इस तरीके से डिस्क शेप में, ये जो देख पा रहे हैं हम, ये डिस्क शेप में ये बन गया, डिस्क शेप में फ्लैटन होते चला गया। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ द सन। मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो कोलैप्सिंग क्लाउड का था वो कलेक्टेड हुआ कहाँ पे, सेंटर ऑफ द डिस्क में, और वही सेंटर हॉट और डेंस था, जो कि हमारा सन बन गया। प्लैनेट का फॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, कैसे हुआ, रिमेनिंग गैस जो बच गए डिस्क, वो बाद में क्या होते हैं, क्लम्प टुगेदर, एक साथ, और फॉर्म क्लम्प्स, क्लम्प टुगेदर होकर क्लम्प्स बन। मतलब ये जो क्लम्प है, बाद में यही धीरे धीरे लार्जर हो गया और इवेंचुअली बिकम द प्लैनेट्स, मून्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या बताना चाह रहे थे, एक बड़ा सा क्लाउड था स्पेस में, जिसको इन्होंने नेबुला बोला। वो क्लाउड रोटेशन होता था, उसका रोटेशन होते होते वो कोलैप्स हुआ और फ्लैटनिंग एक डिस्क शेप में बदल गया, और वही उसका जो हॉट पार्ट था जो सेंटर में चला गया, कोलैप्स क्लाउड का जो मटेरियल था वो सेंटर में आया, जो कि हॉट और डेंस था, तो सन बन गया। बाकी जो गैस डस्ट बन गए साथ में क्लम्प होकर के इवेंचुअली धीरे धीरे प्लैनेट, मून और सोलर सिस्टम बन गए। ये दो थ्योरी अभी हम पढ़े, में इतना ही है। शायद आगे हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा
तो नेक्स्ट, अब इसमें जो नेबुलर हाइपोथेसिस हमने देखा अभी, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स मतलब कुछ अब चेंजेस लेकर के, उन चेंजेस लेकर के कौन आ रहे हैं 1950 में? ऑटो सचमेड जो कि रशिया से हैं, और कार्ल रेजेस्कर जो कि जर्मनी से। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ चेंजेस किया नेबुलर हाइपोथेसिस में। ये क्या बिलीव करते थे? ही बिलीव सन जो है वो सराउंडेड है एक सोलर नेबुला से, और वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का बना हुआ। फ्रिक्शन और कॉलिजन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, एक फ्लैट सॉसर शेप्ड क्लाउड बना लेते हैं, बन जाता है उसकी वजह से, फ्रिक्शन और कॉलिजन की वजह से ये पार्टिकल्स है वो एक फ्लैट सॉसर शेप का क्लाउड बन जाता है, और प्लैनेट्स फॉर्म हो जाते हैं इसी क्रिश प्रोसेस धीरे धीरे। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द origin ऑफ नॉट ओनली द अर्थ और अदर प्लैनेट्स बट द एंटायर यूनिवर्स। के बाद साइंटिस्ट ट्राई करने लगे कि हम अब समझते हैं सिर्फ ओरिजिन ऑफ द अर्थ नहीं, बल्कि और भी जो प्लैनेट है वो, यहाँ तक कि एंटायर यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर। यहाँ तक नेबुलर हाइपोथेसिस था, ये मेरा इनिशियल वाला पार्ट था। ये जो हमने इनिशियल प्रिंसिपल्स जो कुछ आए थे उसमें पढ़ा, ये हमारा हो गया, नेबुलर हाइपोथेसिस हो गए। इसमें कुछ चेंजेस जो लेकर के इन लोगों ने आए थे नेबुलर हाइपोथेसिस में, मॉडिफिकेशन किया था, उसको देखा। अब जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा हमारा मॉडर्न थ्योरीज। अगर हम मॉडर्न थ्योरी को देखते हैं, मॉडर्न थ्योरीज जिसको कि बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, अभी एक्सेप्टेबल भी है। मॉडर्न टाइम्स में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मतलब ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड कोई थ्योरी है तो वो बिग बैंग थ्योरी है। इसीलिए इसको हम लोग एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। हुआ क्या था, 1920 में एडविन हबल, इन्होंने एविडेंस दिया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है विद द प्रोसेस ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीत रहा है यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है। गैलेक्सी जो है वो मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, बट ऑब्जर्वेशन डू नॉट प्रूव दैट गैलेक्सीज आर एक्सपेंडिंग। साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं डिस्टेंस जो है गैलेक्सीज के बीच का बढ़ रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रूव नहीं कर पा रहे। इसीलिए उन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया? बलून एग्जाम्पल ओनली। ये सिर्फ पार्शियली वैलिड है, इन्होंने बलून वाला एग्जाम्पल लिया, पार्शियली वैलिड। अब क्या था, तो आप अगर कहेंगे तो हम इस बिग बैंग थ्योरी पे भी एक पूरा का पूरा हाइपोथेसिस और वीडियो बना देंगे इस थ्योरी के लिए अलग से। तो इन्होंने बलून का एग्जाम्पल लिया था, वो पार्शियली वैलिड था। जैसे जैसे बलून फूलता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, सेम उस तरह से लिया कि यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है। जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सी इज एक्सपेंडिंग। फिर फॉयले जो है वो प्रेजेंट करते हैं का एक अल्टरनेटिव नाम, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। जो एक्सपेंडिंग वाला वर्ड था उसको हटा करके इन्होंने क्या दिया, नया वर्ड दिया, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, यूनिवर्स हैज बीन सेम एट ऑल टाइम्स, मतलब हमेशा सेम रहेगा, लेकिन और बहुत सारे प्रूफ्स चाहिए, गेटिंग मैनी प्रूफ्स रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने क्या किया, इज नाउ
इन फेवर ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी, और साइंटिस्ट के फेवर में, साइंटिस्ट के जितने भी कम्युनिटी थे वो फेवर में है। तो बिग बैंग थ्योरी में हमने इतना चीज अभी देखा। बिग बैंग थ्योरी में ये क्या कह रहे हैं, बेसिकली यहाँ से जो कीवर्ड है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ द टाइम गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड एडविन हबल कुछ एविडेंसेस भी दिए थे इससे रिलेटेड कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। बिग बैंग थ्योरी में हम शॉर्ट में अभी इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट, अगर ये देखें, ये इस तरीके से इवोल्यूशन यूनिवर्स का धीरे 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 दिख रहा है हमें। ये कुछ टाइमलाइंस हैं। 13.7 बिलियन ईयर अगो बिग बिलियन थ्योरी का टाइम दिया जा रहा है कि उस टाइम में ऐसा कुछ हो। स्टार फॉर्मेशन की बात करें तो 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो की बात की जा रही है। अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ओशन 4 बिलियन ईयर अगो। लाइफ बिगिंस हुआ था 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ब्लू एल्गे फॉसिल्स जो थे वो 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। और O2 हमारा एटमॉस्फेयर में O2 यानी ऑक्सीजन जो O2 का फॉर्म हुआ था, आया था, वो फॉर्म हुआ था 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले। ये कुछ टाइमलाइन है, इसको आपको याद करना चाहिए क्या और कब कैसे। अब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ये देखेंगे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी ये एक्सपेंशन हो कैसे रहा है। मतलब अब हम बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। क्या बोल रहे हैं, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स को पहले ये कांड हुआ होगा। तो पहले का बात है 13.7 बिलियन से वो समय का क्या कर रहा है। यूनिवर्स एट एन एक्सट्रीमली स्मॉल एंड एक्सट्रीमली हॉट पॉइंट कॉल्ड सिग्नेटरी। मतलब यूनिवर्स क्या कह रहा है कि लगभग एक्सट्रीमली बहुत ही छोटा और बहुत ही हॉट पॉइंट हुआ करता था, छोटा पॉइंट था, तो सिग्नेटरी बोलते। जितने भी मैटर थे वो कंप्रेस्ड हुए। ऑल मैटर, जितने भी मैटर इसके पास थे सब कंप्रेस्ड हुए, और टेम्परेचर डेंसिटी धीरे धीरे एक्सट्रीमली हाई हो गया। स्टेज वन में ये बोला जा रहा है ये कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसे 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 सब मिलते गए, कंप्रेस होते गए, और टेम्परेचर डेंसिटी ये सब एक्सट्रीमली बढ़ती चली जा रही। अब होता है सेकेंड स्टेज, एक्सप्लोजन। फिर स्टार्ट होता है एक्सप्लोजन। सेकेंड स्टेज में एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ किसका, यूनिवर्स। अब धीरे धीरे एक्सपेंडिंग ये करने लगा रैपिडली। इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स वाज वेरी फास्ट। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद इमीडिएटली क्या होने लगा, एक्सपेंशन होने लगा यूनिवर्स का बहुत ही तेजी से। इस प्रोसेस में, दिस प्रोसेस सम एनर्जी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मैटर। प्रोसेस में क्या होने लगा, एनर्जी जो है वो अब ट्रांसफर होकर मैटर बनने लगा। फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द एक्सप्लोजन साइज ऑफ द यूनिवर्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग रैपिडली। मतलब कुछ सेकंड, जब एक्सप्लोजन हुआ उसके कुछ पहले के कुछ सेकंड में साइज जो था यूनिवर्स का बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ने लगा। लेकिन बाद में फिर जो है लेटर स्पीड जो है वो एक्सपेंशन ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ। स्पीड डिक्रीज हुई, यानी कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन डिक्रीज हो, नहीं यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रहा है बट स्टेडी रेट में हो रहा है। जो रेट, जो स्पीड यहाँ पे थी वो अब क्या हो गई, घटने घट गई। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म इन द यूनिवर्स। इसी समय में सबसे पहला एटम जो यूनिवर्स का हुआ वो बना। तो ये पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। अगर हम इसके तीसरे स्टेज की बात करें तो तीसरे स्टेज में क्या है, टेम्परेचर एंड द फॉर्मेशन। तीसरे स्टेज में टेम्परेचर और कुछ सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन। 300,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, जो बिग बैंग कांड हुआ था बिलियन ईयर्स को पहले भी देखे थे, उसके 3,000 ईयर्स के बाद जो टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा, और वो इनफ था एटम्स बनाने के लिए। इसी समय में यूनिवर्स क्या होने लगा, बिकम ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसपेरेंट हो गया और लाइट जो है वो ट्रेवल होने लगा थ्रू द यूनिवर्स, लाइट भी ट्रेवल होने लगा। तो हम अगर बात करें तो हमने क्या क्या देखा इस थ्योरी में, तो बिग बैंग एक्सप्लोजन के सबसे पहले वाले स्टेज में हमने देखा कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स जो था एक्सट्रीमली स्मॉल था, हॉट पॉइंट की तरह, जिसको हम लोग सिग्नेटरी बोला करते थे। लेकिन बाद में सारे इसके मैटर जो है वो एक साथ कंप्रेस्ड होते हैं और टेम्परेचर डेंसिटी ये एक्सट्रीमली बढ़ जाती है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन जैसे स्टार्ट हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड रैपिडली होने लगा। एक्सप्लोजन होने के तुरंत बाद जो एक्सपेंशन था यूनिवर्स का वो बहुत ही तेजी से हुआ। इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो मैटर में बदलने लगी, ट्रांसफॉर्म हो गई मैटर में। और कुछ सेकंड, मतलब एक्सप्लोजन जब हुआ उसके पहले के कुछ सेकंड में जो स्पीड था वो काफी ज्यादा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर क्या हुआ, स्पीड टेढ़ी हो गई, स्पीड डिक्रीज हो गई, लेकिन एक्सपेंशन जो था वो होता रहा। और इसके तीसरे स्टेज में आकर के टेम्परेचर और जो सब्सटेंसेस थे उसका फॉर्मेशन होता है। लगभग कब, लगभग ये जो 13.7 बिलियन ईयर्स को पहले हुआ था उसके 300,000 बाद, उसके 300,000 ईयर्स के बाद टेम्परेचर जो था यूनिवर्स का वो धीरे धीरे ड्रॉप होता है, एटम्स बनने शुरू हो गए। और फिर इसी समय यूनिवर्स जो है वो धीरे धीरे अब क्या होने लगा, ट्रांसपेरेंट होने लगा। मतलब इधर से उधर ट्रांसपेरेंट मतलब अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू देम, यहाँ से अलाउइंग लाइट टू ट्रेवल थ्रू द यूनिवर्स इजिली। ये टेम्परेचर सब्सटेंस फॉर्मेशन में इतना देखा। नेक्स्ट हमारा है क्रिएशन ऑफ द स्टार्स। क्रिएशन ऑफ द स्टार में हम देखते हैं बिगिनिंग में क्या हुआ था, द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ये एनर्जी मैटर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। इवनली मतलब एक जैसा हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। डेंसिटी ऑफ मैटर वो अलग था, अलग अलग रीजन पे अलग अलग डेंसिटी थी मैटर्स की। ये जो डिफरेंसेस थे डेंसिटी में, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये भी डिफरेंट था, एंड इस कॉस्ट मैटर टू एक्यूमुलेट इन सर्टेन एरियाज। फिर क्या हुआ, जो एक्यूमुलेट हुआ, गैदरिंग जो हुआ मैटर का, इसकी वजह से बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, मतलब ग्रुप ऑफ प्लैनेट स्टार अदर ऑब्जेक्ट्स बनने लगे। साइज जो था गैलेक्सी का वो कब, लगभग 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स की साइज होगी। गैलेक्सी में ही फ्यूज क्लाउड्स थे जो कि हाइड्रोजन गैस से बना हुआ था, जिसको हम लोग विच आर कॉल्ड नेबुला, नेबुला बोलते हैं। क्लम्स ऑफ गैस जो था, क्लम्स ऑफ गैस आर फॉर्म नेबुला, गैसेस का जो आपस में क्लम्स हुआ था उससे यही गैसियस क्लस्टर बाद में डेंस हो गया और सॉलिड बॉडीज ओवर द टाइम, धीरे धीरे ओवर द टाइम क्या बन गया, सॉलिड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो स्टार जो है इसी समय फॉर्मिंग हुआ था, किसकी वजह से, तो कह सकते हैं स्टार्स आर फॉर्मिंग ड्यू टू द कंसंट्रेशन एंड हीटिंग ऑफ दीज बॉडीज। जो बॉडीज थी उनमें उनका कंसंट्रेशन और हीटिंग जो हुआ इस बॉडी का, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और हीटिंग जो हुआ इस बॉडी का, उसकी वजह से स्टार फॉर्म हो गया। तो लगभग ये 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो, 5 से 6 बिलियन साल पहले स्टार्स फॉर्म हुआ था। हम इसमें क्या समझे, तो बिगिनिंग में यूनिवर्स में जो एनर्जी मैटर ये सबसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे नहीं। मैटर ऑफ डेंसिटी जो था वो भी अलग अलग रीजन का अलग अलग डेंसिटी था। अब ये अलग अलग रीजन का अलग अलग डेंसिटी था, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी वो भी डिफरेंट था, जिसकी वजह से क्या होने लगा, कंसंट्रेट कुछ एरियाज में एक्यूमुलेशन होने लगा मैटर का,
और ये मैटर का एक्यूमुलेशन होना, गैदरिंग होना ही फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज यानी ग्रुप ऑफ प्लैनेट, स्टार और अदर ऑब्जेक्ट्स का बनाता है। साइज इसका क्या हो सकता है? लगभग 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स हो सकती है इसकी साइज। अब गैलेक्सी में क्या होता है, ह्यूज क्लाउड्स थे जो कि हाइड्रोजन का बना हुआ था, जिसको हम लोग नेबुला बोलते थे। अब नेबुला क्या था, कैसे बनता था? क्लम्स ऑफ गैसेस की वजह से बनता था। अब यही गैसेस क्लस्टर जो है क्या हो गया, डेंस हो गया, सॉलिड बन गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ये दोनों बाद में सॉलिड में बदल गई है और स्टार का फॉर्मेशन होने लगा। कॉन्ट्रैक्शन और हीटिंग ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का कॉन्ट्रैक्शन और हीटिंग हुआ तो स्टार्स बन गया। और लगभग 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले। तो इस तरीके से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। द नेक्स्ट टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स कैसे बना के बारे में कुछ पिक्चर्स डाले हैं। फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। देख लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। ये भी स्टेज वाइज देखेंगे। होता क्या है कि ह्यूज गैसेस जो कि डस्टी क्लाउड का, ह्यूज गैसेस और डस्टी क्लाउड जो है जिसको हम लोग नेबुला बोलते हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसका जो सेंट्रल कोर कोर जो कि हॉट और डेंस रीजन होता है, ये फॉर्म्ड होता है इस गैसियस क्लाउड। एंड द रोटेटिंग disk of the gas and the dust form around its core। मतलब ये कोर के चारों तरफ जो है ये डिस्क के माफिक रोटेट करता है। कौन? यही हमारा डस्टी क्लाउड, क्योंकि गैसेस का है, यूज गैसेस और डस्टी क्लाउड्स। फर्स्ट स्टेज में इतना होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे स्मॉल स्फीयर्स बनने लगते हैं यही गैसीय डिस्क से, जिसको बाद में हम लोग प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। ये स्मॉल स्फीयर्स क्या हो जाता है, स्मॉल स्फीयर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ मैटर। किसकी धीरे धीरे जो ये मैटर कंडेंस होते हैं तो ये स्मॉल स्फीयर्स का फॉर्मेशन यहाँ से हमें देखने को मिलता है। फिर से ये स्मॉल स्फीयर्स कोलाइड होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपकते हैं। इस प्रोसेस में एक लार्जर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस है कॉलिजन और एडहेरेशन का, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट में। तो प्लैनेट सिमल्स में प्रोसेस ऑफ कॉलिजन और एडहेरेशन और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेकेंड स्टेज में ये हो गया, स्पीयर्स बन गए, लार्ज बॉडीज, स्मॉल स्पीयर्स कोलाइड और स्टिक होकर के लार्ज बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड स्टेज आता है जब स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, क्या बनाते हैं, एक लार्जर बॉडीज। यही बॉडी बाद में ग्रेजुअली ग्रो होकर के और ज्यादा लार्जर हो जाती है और रिजल्ट क्या आता है, लार्ज बॉडी इवॉल्व इनटू अ प्लैनेट्स और एक प्लैनेट का यहाँ से इवोल्यूशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में हमने देखा कि सबसे पहले ह्यूज गैसियस और डस्टी क्लाउड जो कि नेबुला है, ग्रेविटी ऑफ फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसका जो सेंट्रल कोर जो कि हॉट और डेंस रीजन है, वहीं पे गैसियस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म हो जाता है गैसियस क्लाउड। और ये जो रोटेटिंग डिस्क है गैस का, वो डस्ट फॉर्म करता है अराउंड द कोर। मतलब रोटेटिंग डिस्क और
of gas and the dust form around its core. Rotating disk of gas and the dust forms around its core. फिर स्मॉल स्पेयर्स जो है गैसियस डिस्क है वो धीरे 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 फॉर्म हो जाता है किसमें स्मॉल स्पेयर से अब गैसियस डिस्क जिसको हम लोग प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं और इस प्रोसेस में स्मॉल स्पेयर जो है वो क्या होते हैं साथ में कोलाइड भी होते हैं स्टिक होते जाते हैं मतलब छोटे छोटे स्पेयर जो है वह साथ एक दूसरे से टकराएंगे और चिपकते जाएंगे इस प्रोसेस में प्लैनेटेसिमल्स प्रोसेस में कॉलिजन और एडर्जन इंपॉर्टेंट इसके बाद यही स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स जो है एक के साथ दूसरे के साथ कंबाइंड होकर के एक लार्जर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बाद में ग्रेजुअली ग्रो होकर के बहुत लार्जर बनता है और यहीं से हमारा इवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स होता है तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स का पार्ट नेक्स्ट अब ये अर्थ जहां हम लोग रहते हैं आखिर पृथ्वी कैसे बनी है पृथ्वी जहां हम लोग इतना तांडव कर रहे हैं ये कैसी बनी इनिशियली क्या था अर्थ भी एक हॉट रॉकी एंड डिसोलेट प्लैनेट ये जो था एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ही थिन था लगभग सिर्फ और सिर्फ कंपोज किसका था हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोजिशन ओवर द टाइम इवेंट्स प्रोसेसेस ये सब हुए अर्थ जो है क्या हुआ अर्थ दैट चेंज इट्स एटमॉस्फेयर एट द सरफेस मतलब ओवर द टाइम जो है जितने भी इवेंट्स हुए प्रोसेसेस हुआ जो भी प्रोसेसेस अकर्ड हुआ उसकी वजह से क्या हुआ अर्थ का एटमॉस्फेयर और सरफेस दोनों चेंज हुआ और आज हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी है ये फेवरेबल है हमारे लिए रहने के लिए एनवायरमेंट फॉर लाइफ का स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड है इस पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स अलग अलग लेयर्स देखने को मिलता है हमें लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर तरीके से ये देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर का लेयर देख रहे हैं ये अर्थ की बात करें तो ये अर्थ का इनर कोर और तीन पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है क्रस्ट वाला पार्ट है ये ऊपर जो भी है यहाँ तक क्रस्ट वाला फिर बीच का मेंटल और ये कोर आउटर कोर इनर कोर क्योंकि किलोमीटर वाइज दिया हुआ है कि कोर जो है 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होता है मेंटल फिर ऊपर 0 to 100 में क्रस्ट तो 100 से 2900 तक मेंटल ये इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर अर्थ का ये पार्ट तो इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर क्या देखा प्लैनेट्स फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ प्लैनेटेसिमल्स जैसे जैसे मैटर कॉम्पैक्ट हुआ ग्रेविटी की वजह से एक्यूमुलेट हुआ और ये जनरेट क्या कर रहा है लॉट ऑफ हीट ये प्रोसेस कंटिन्यूड है मटेरियल स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू हीट जनरेटेड जो भी मटेरियल था वो क्या होने लगा धीरे धीरे मेल्ट होने लगा हीट की वजह से जो हीट जनरेट हुआ ये कब हो रहा था ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इमीडिएटली आफ्टर इट्स ओरिजिन जैसे एक्सट्रीम हीट की पार्ट तो एक्सट्रीम हीट की वजह से अर्थ जो है अभी भी पार्शली क्या है लिक्विड स्टेट में हाई टेम्परेचर मिक्सचर ऑफ लाइट हैवी डेंसिटी सब्सटेंस ये सब जो था स्टार्ट क्या हो गए सेपरेट होने लगे ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी डेंसिटी में डिफरेंसेस होने की वजह से
और हाई टेम्परेचर की वजह से, मिक्सचर ऑफ लाइट की वजह से हैवी डेंसिटी सब्सटेंसेस जो है वो आपस में सेपरेट होने लगे। इस सेपरेशन की वजह से जो हैवियर सब्सटेंस है, जैसे कि आयरन, आयरन जैसा सब्सटेंस, ये अर्थ के सेंटर ऑफ द अर्थ में जाके चला गया, और लाइटर सब्सटेंस जो है वो ऊपर की तरफ आ गया अर्थ सरफेस के अपर पार्ट ऑफ द अर्थ में। और फिर जैसे जैसे ये कूल फर्दर हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, एक सॉलिड फॉर्म मोशन हो गया। इसीलिए हम देखेंगे कि जब कभी भी हम अर्थ की इस तरीके से बात करते हैं, ये कहते हैं ना, सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। ये जो सियाल है और ये जो सीमा है, ये वही तो है, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ गया। और अर्थ कोर में कहते हैं हम, Fe होता है, नीफे, नीफे निकेल और फेरस यानी आयरन। तो ये यहीं से समझ में आता है हमें कि इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर में इस तरीके से प्रोसेसेस हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। नेक्स्ट एक वर्ड है डिफरेंशिएशन। जब बहुत सारे स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स आपस में कंबाइंड हुए, एक लार्जर बॉडी बनाई, ये लार्जर बॉडी ग्रेजुअली ग्रो हो गई और ज़्यादा लार्जर। ये जो प्रोसेस है सब्सटेंस का लाइटर और हैवियर डेंसिटी का, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब बेसिकली कुछ नहीं, जो भी पार्टिकल्स थे, मेरा सियाल सीमा वाला और नीफे वाला, नीफे नीचे आ गया, वो ऊपर चला गया, यही जो सेपरेशन है, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसके बाद अब हम आगे, यहाँ तक एक बार रिवीजन करने के बाद एक बार देख लेंगे फिर से थोड़ा थोड़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा। के बाद आगे यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रो, कैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन। थैंक यू।